नमस्कार। आज इस वीडियो में हम क्लास 11th की पुस्तक अंतरा भाग 1 की कविता घर में वापसी के बारे में पढ़ेंगे, जिसके जो रचयिता हैं वो धूमिल जी हैं। और ये जो कविता है घर में वापसी, इसमें जो कवि है इसमें गरीबी से संघर्ष करते हुए परिवार की व्यथा को वर्णित किया गया है कि आज की विडंबना यह है कि आज तमाम रिश्ते, नाते, स्नेह, अपनत्व के बीच गरीबी की दीवार खड़ी है। इस कविता में ऐसे ही घर की आकांक्षा की गई है जहां गरीबी की दीवार किसी भी तरह की कोई बाधक बनकर साबित ना हो। तो इस कविता की ओर बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि कविता को अच्छी तरीके से समझने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें, ताकि आप किसी भी महत्वपूर्ण पॉइंट से वंचित ना रह जाएं। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। और जो मेरे साथ पहले से ही जुड़े हुए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए हम कविता की ओर बढ़ते हैं। और जो धूमिल जी हैं वो इस कविता के माध्यम से एक परिवार के बारे में बता रहे हैं कि वो गरीबी के बीच में जी रहे हैं और गरीबी की वजह से उनके बीच जो अपनत्व है वो धीरे धीरे समाप्त होता चला जा रहा है, जो स्नेह है वो खत्म होता चला जा रहा है। तो अब आइए बिना किसी देरी के अब हम पहले पद की ओर बढ़ते हैं। पहला पद कुछ इस प्रकार है कि घर में वापसी। ये जो कविता है इसमें कवि पंक्तियां पढ़ते और कहते हैं कि मेरे घर में 5 जोड़ी आंखें हैं। माँ की आंखें पड़ाव से पहले ही तीर्थ यात्रा के बस के 2 पंचर पहिए हैं। पिता की आंखें लौह साए की ठंडी शलाखें हैं। बेटी की आंखें मंदिर में दीवट पर जलते घी के 2 दिए हैं। तो सबसे पहले इसकी व्याख्या की ओर पढ़ने से पहले मैं आपको प्रसंग बता देती हूँ, और जो मैं हर वीडियो में बताती हूँ। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 की कविता घर में वापसी से अवतरित हैं। इसके रचयिता कवि धूमिल हैं। इसमें गरीबी से संघर्ष करते परिवार का चित्रण है। गरीबी के कारण आपसी प्रेम भी लुप्त हो गया है। इसका सबसे बड़ा कारण है गरीबी। और आगे इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार है कि मेरे घर में 5 जोड़ी आंखें हैं। यहाँ जो कवि है, जो धूमिल जी है, वो 5 जोड़ी आंखें बता रहे हैं, अर्थात जोड़ी यानी पेयर्स। तो 5 जोड़ी आंखें यानी 5 मेंबर है, 5 सदस्य हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर ये है। बहुत सरल भाषा में है कविता। माँ की आंखें पड़ाव से पहले ही तीर्थ यात्रा की बस के 2 पंचर पहिए। और पहली आंख वो बता रहा है माँ के बारे में कि पहला जो सदस्य है वो घर में है माँ, जिसकी जो आंखें हैं वो तीर्थ यात्रा में जाने वाली बस के उन 2 पहियों के समान है, जो अपनी मंजिल पर पहुंचने से पहले ही पंचर हो गए हैं। अर्थात जीवन का आखिरी पड़ाव आने से पहले ही माँ अपनी आंखों की ज्योति खो बैठी है। आगे वो पिता की आंखों की बात कर रहा है, तो दूसरा सदस्य है पिता, कि पिता की आंखें उस लौह साए की ठंडी शलाखें हैं। यानी पिता की आंखें गरीबी के कारण ऐसे तेजीन हो गई है जैसे ईंधन के अभाव में लोहे की भट्टी की ठंडी सलाखें हो जाती हैं। पिता की आंखों को तेजहीन क्यों कहा गया है? क्योंकि अब उनकी उम्र हो चुकी है। पहले उन्होंने खूब कमाया या जो भी मेहनत की है, और अब वो नहीं कर सकते क्योंकि उनकी उम्र हो चुकी है, वो एक एजिड व्यक्ति हो चुके हैं। बेटी की आंखें मंदिर में दीवट पर जलते घी के 2 दिए हैं। और आगे बेटी की आंखें, तीसरे सदस्य की बात की जा रही है कि पुत्री की आंखें मंदिर के दीवट पर जलने वाले घी के 2 दीपकों के समान हैं। इनमें अभी भी निश्चलता, भोलापन एवं पवित्रता का भाव है। तो जो 5 आंखें यहाँ बात की जा रही है वो है माँ, पिता, पुत्री, कवि स्वयं और उनकी धर्म पत्नी। तो 5 सदस्य हैं, जिसकी वजह से, गरीबी की वजह से इन 5 लोगों के बीच का जो प्रेम है, स्नेह है, वो निरंतर खत्म होता चला जा रहा है। बहुत आसान है। आगे हम इसकी विशेषता की ओर बढ़ते हैं। इन पंक्तियों में जो भाषा है वो प्रतीकात्मकता, लाक्षणिकता से युक्त है। उपमानों में नयापन है। माँ की आंखों की बस के लिए पंचर पहियों में समानता बताकर सजीव बिंब प्रस्तुत किया गया है। पड़ाव से पहले पंचर पहिए में अनुप्रास अलंकार है। गरीबी की विवशता भरी जिंदगी का सजीव चित्रण यहाँ प्रस्तुत किया गया है। तो आइए अब हम दूसरे पद की ओर बढ़ते हैं।
अगला पद कुछ इस प्रकार है कि पत्नी की आंखें आंखें नहीं हाथ है, जो मुझे थामे हुए हैं वैसे हम स्वजन हैं, करीब हैं, बीच की दीवार के दोनों ओर, क्योंकि हम पेशेवर गरीब हैं। अब इन पंक्तियों में कवि ये कहना चाहते हैं कि जो इस घर की जो सदस्य है, जो एक जोड़ी आंखें और हैं, वो है कवि की पत्नी। तो पत्नी की आंखें आंखें नहीं, और आगे वो बताते हैं कि मेरी पत्नी घर की केवल सदस्य ही नहीं अपितु मेरा सहारा है। हाथ है जो मुझे थामे हुए मुझे पकड़े हुए हैं, मुझे संभाले हुए हैं, मेरी सहयोगिनी है। यानी मैं अगर अपने जीवन में कभी हताश, निराश होता हूँ या टूटने लगता हूँ, तो वो मुझे संभाल लेती है। उसी ने मुझे और परिवार को गिराने से अर्थात टूटने से रोक रखा है। पत्नी की आंखों में निस्वार्थ प्रेम है जो मेरे लिए सहारा बन गया है। वह वैसे हम स्वजन हैं, करीब हैं, यानी हम एक दूसरे के आर्थिक संकटों से जूझने में मुझे मदद देती है और हम एक दूसरे के करीब हैं। बीच की दीवार के दोनों ओर, क्योंकि हम पेशेवर गरीब हैं। आगे कवि बताते हैं कि लोकाचार की दृष्टि से हम पांचों सदस्य एक ही परिवार के तथा आत्मीयता हम में अभी भी लेकिन बरकरार है, लेकिन जो भावात्मक रूप से एक दूसरे के निकट है, परंतु इन सबके बीच में एक दीवार आ गई है और वो है गरीबी की दीवार। और इसी दीवार के कारण ही हमारे पारिवारिक रिश्ते बुझ से गए हैं। चूंकि हम पेशेवर गरीब हैं, अतः हमारे पास धन का अभाव है। पेशेवर गरीब क्या कहा गया है कि हम शुरू से ही गरीब हैं, ये नहीं कि हमारा परिवार आगे गरीब हुआ है, हमारे जो पूर्वज थे वो भी गरीब थे। यही कारण है कि एक ही घर में रहकर भी हम एक दूसरे से दूर हो गए हैं। इसकी विशेषता कुछ इस प्रकार है कि आर्थिक दरिद्रता के कारण परिवार में आए बिखराव का भावपूर्ण चित्र प्रस्तुत किया गया है। भाषा में प्रतीकात्मकता एवं लाक्षणिकता है। आंखों में हाथों की कल्पना चमत्कार पूर्ण है। और करीब, गरीब, दीवार, पेशेवर आदि उर्दू शब्दों के प्रयोग ने भाषा को व्यवहारिक बना दिया है। तो अब हम तीसरे पद की ओर बढ़ते हैं। तीसरा पद कुछ इस प्रकार है। रिश्ते हैं लेकिन खुलते नहीं हैं, और हम अपने खून में इतना भी लोहा नहीं पाते कि हम उससे एक ताली बनवाते। यहाँ पे बात की जा रही है, जो कवि है वो बताना चाह रहा है कि गरीबी के कारण जो परिवार में एक दूरी बन गई है, वो आपस में खुलकर बात तक नहीं कर पाते। यहाँ उसी दूरी की बात की जा रही है। तो कवि कहता है कि एक ही परिवार के सदस्य होते हुए भी हम आपस में खुलकर बात नहीं कर पाते, कि रिश्ते हैं लेकिन खुलते नहीं हैं, कि हमारे बीच रिश्ते तो हैं लेकिन हम आपस में खुलकर बात नहीं कर सकते। रिश्तों में खुलापन नहीं रह गया है। एक दूसरे के साथ सुख दुख की चर्चा तक हम नहीं कर सकते। पारिवारिक और बिखराव अधिक होता जा रहा है। हमारे रिश्तों में एक प्रकार की जड़ता सी आ गई है, यानी एक ठहराव आ गया है, किसी के प्रति कोई इमोशंस नहीं प्रकट कर पा रहे हैं। और आगे कवि कहते हैं, और हम अपने खून में इतना भी लोहा नहीं पाते, लोहा अर्थात ताकत, कि हम अपने अंदर इतनी भी शक्ति नहीं पाते कि जो वो दूरी हम हमारे रिश्तों के बीच में बनी हुई है, उस दूरी को हम समाप्त कर सके, कि हम उससे एक ताली बनवाते, ताली अर्थात कि हम उससे एक चाबी बनवाते, और भाषा की भुन्नासी, और जो हमारे रिश्ते में जंग लगी हुई है कि हम बोल नहीं पा रहे, अपने विचार प्रकट नहीं कर पा रहे, उस भाषा की जंग को, उस चाबी से उस ताले को खोलने की हम कोशिश करते हैं, कि हम उस लोहे से एक चाबी बनवा कर संबंधों पर पड़े हुए भाषा के जंग लगे ताले को खोल देने की कोशिश करते। देखिए कितना सुंदर रूपक अलंकार का यहाँ प्रयोग किया गया, रूपक किया गया है। कितना सुंदर यहाँ पे उदाहरण देकर समझाने की कोशिश की है धूमिल जी ने। यहाँ पे इसका मतलब भी यही है कि गरीबी के कारण हम इतने शक्तिहीन हो गए हैं, पुराने आत्मीय संबंधों को पुनः जीवित करना कठिन सा हो गया है। आपस में प्यार से बोलते, कहते, ये पिता है, यह प्यारी माँ है, यह मेरी बेटी है। और हमारे बीच में दूरी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि हम अपने रिश्तों को खुलकर किसी के सामने उनका परिचय तक नहीं दे सकते, उनको इंट्रोड्यूस तक नहीं कर सकते। कि कितना अच्छा होता कि हम पारस्परिक संबंधों का विचार करते हुए स्नेह युक्त वाणी में कह सकते, ये मेरे पिता है, ये मेरी प्यारी माँ है और ये मेरी प्यारी पुत्री है। कविता का भाव यही है कि गरीबी के कारण जो पारिवारिक बिखराव आया है, उसे स्नेह से दूर किया जाना अत्यंत आवश्यक। ये पंक्तियां भी अत्यंत आसान थी। इसकी विशेषता इसी प्रकार है कि भाषा का भुन्नासी ताला में बहुत सुंदर रूपक है, प्रतीकात्मक शब्दावली का प्रयोग है,
कविता पर साम्यवाद का स्पष्ट प्रभाव लक्षित होता है। चौथे पद की ओर बढ़ते हैं। चौथा पद कुछ इस प्रकार है। पत्नी को थोड़ा अलग करते, तू मेरी मेरी हमसफर है। हम थोड़ा जोखिम उठाते, दीवार पर हाथ रखते और कहते ये मेरा घर है। आगे जो कवि है वो यही कहना चाह रहे हैं कि उनकी मान्यता है कि पारिवारिक रिश्ते में पत्नी की स्थिति कुछ विशेष प्रकार की होती है, कि पत्नी को थोड़ा अलग, कि जो उसकी स्थिति है वो कुछ अलग होती है। करते तू मेरी मेरी हम सफर हैं, और वो ये कहते हैं कि काश मैं ये कह पाता कि तू मेरी सहभागिनी हो, तुम केवल मेरी हो। हम थोड़ा जोखिम उठाते और काश हम थोड़ा खतरा उठाते और दीवार पर हाथ रखकर, यानी जो अपने खोए हुए संबंध हैं उनको लौटाने की कोशिश करते, अपने घर की दीवार पर हाथ रखते और कहते यह मेरा घर है, और ये प्रेम से कहते यहाँ मेरे स्वजन रहते हैं। इससे घर में संवादहीनता की स्थिति समाप्त हो जाती है। तो ये जो पूरी कविता है अत्यंत आसान है। यहाँ पर मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि गरीबी की वजह से जो पारिवारिक रिश्तों में तकरार आ चुकी है, एक दीवार गरीबी की वजह से जो बीच में खिंच चुकी है, उस दीवार को मिटा पाना बहुत मुश्किल सा हो गया है कवि के लिए, और कवि सिर्फ इसको बातों के माध्यम से ही सुलझा सकते हैं, स्नेह के माध्यम से ही सुलझा सकते हैं। ये 4 पद थे, अत्यंत आसान थे। आशा करती हूँ आपको बहुत आसानी से समझ आए होंगे। उसके बाद भी अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत या परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट अवश्य करें। मैं आपकी परेशानियों को हल करूँगी। साथ ही साथ अब हम बिना किसी देरी के इस कविता के प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं, प्रश्नोत्तरों की ओर, ताकि आपका ये जो पूरा पाठ है, ये जो पूरी कविता है, अगर किसी भी तरह की कोई डाउट भी रह गए होगा आपके मन में, तो आप उन डाउट्स को इन प्रश्नों के माध्यम से सुलझा सकते हैं। कि घर एक परिवार है, परिवार में 5 सदस्य हैं, किंतु कभी 5 सदस्य नहीं 5 जोड़ी आंखें मानता है, क्यों? अब यहाँ पर इसका उत्तर इसी प्रकार लिखेंगे कि कवि द्वारा वर्णित परिवार में 5 व्यक्ति उसने गिनाए हैं। इसमें पहला वो खुद है, दूसरी उसकी पत्नी है, तीसरा उसकी माँ, चौथा उसके पिता और पांचवी उसकी पितरी है। तो सबकी पर्टिकुलर जोड़ी आंखें हैं। तो यहाँ 5 जोड़ी आंखों की उसने बात की है। वे सभी परिवार के उसके सदस्य हैं, पर कवि उन्हें सदस्य न कहकर 5 जोड़ी आंखें इसलिए कहता है क्योंकि आंखें देखने का काम करती हैं। परिवार के ये लोग भी केवल एक दूसरे को देखते तो हैं, पर चाहते हुए भी गरीबी के कारण एक दूसरे के लिए कुछ कर नहीं पाते। यानी आंखें जो है बहुत कुछ कह जाते हैं। तो यहाँ इमोशंस की बात हो रही है, यहाँ भावनाओं की बात हो रही है, भावनात्मक संबंधों की बात हो रही है, कि जो आंखें हैं ये एक दूसरे को सिर्फ देख सकती है, लेकिन किसी प्रकार का कोई विचार विमर्श नहीं कर सकती, क्योंकि अगर ये इस तरह के कोई डिस्कशन करेंगे तो उनके बीच में गरीबी की दीवार आ जाएगी, जिसकी वजह से इनकी बात जो है वो अधूरी रह जाएगी। अगला प्रश्न है, पत्नी की आंखें नहीं हाथ हैं जो मुझे थामे हुए हैं, इससे कवि का क्या अभिप्राय है? यहाँ कवि ने पत्नी के रिश्ते को सबसे अलग दिखाया, सबसे अनोखा दिखाया कि जिस गरीब आदमी को किसी आंखों में सहारे का भाव नहीं मिलता, उसे अपनी पत्नी की आंखों में ही ये भाव दिखाई देते। और ये बात सच भी है कि पत्नी ही अपने पति के सपोर्टिव सिस्टम बनती है उसकी आर्थिक स्थिति में। वह कवि को हर स्थिति में सहारा देती है, वह परिवार को गिरने या टूटने से बचाती है, वह हर संकट में जूझने में कवि के साथ खड़ी होती है। इस तरह वह कवि के लिए सबसे बड़ा सहारा। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वैसे हम स्वजन हैं, करीब हैं, क्योंकि हम पेशेवर गरीब हैं। ये कवि का क्या आशय है? अगर अमीर होते तो क्यों स्वजन स्वजन और करीब नहीं होते? अब यहाँ जो कवि है वो लोकाचार की दृष्टि से घर के 5 सदस्यों के बारे में बताता है, और यह एक सच्चाई है, और इस सच्चाई का दूसरा पहलू गरीबी से प्रभावित भी है। गरीबी ने इन सभी को बेबसी से भर दिया है। आपस में ही वह अपने रिश्तों को नहीं जान पा रहे हैं। उनके पारिवारिक रिश्तों में एक तरह का ठंडापन आ चुका है और उनके रिश्ते बुझ से गए हैं। अगर वे अमीर होते तो रिश्तों के बीच इतनी बेबसी नहीं फैली होती। कवि ने माँ की आंखें तीर्थ यात्रा के बस के 2 पंचर पहिए नहीं होते, बल्कि अपने परिवार की खुशी को बढ़ाने वाली आंखें होती। अगला प्रश्न है, रिश्ते खुलते नहीं, कवि के सामने ऐसी कौन सी विवशता है जिससे आपसी रिश्ते भी नहीं खुलते? तो रिश्तों के न खुलने के कारण सबसे बड़ा है कि गरीबी की मार पड़ना। गरीबी के कारण ही घर के लोग एक दूसरे से खिंचे-खिंचे रहते हैं, एक दूसरे से चिड़े-चिड़े रहते हैं, और वे एक दूसरे से खुलकर बात भी नहीं कर पाते।
आर्थिक दबावों ने पारिवारिक रिश्तों की मधुरता को समाप्त कर दिया है। सभी एक दूसरे से नजरें बचाते फिरते हैं। ये ट्रुथ है आज के टाइम में भी, अगर किसी फैमिली में ऐसा हो रहा हो तो। आत्मीय होते हुए भी आपस में खुलकर अभिव्यक्त नहीं हो पाते हैं वो, और इस वजह से रिश्तों के बीच में खुलापन नहीं रह गया। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो पहला है, माँ की आंखें पड़ाव से पहले ही तीर्थ यात्रा की बस के 2 पंचर पहिए हो चुकी है। तो कवि यहाँ पहले ही बता चुका है कि जिस प्रकार तीर्थ यात्रा की बस अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही खराब हो चुके हैं, तो यहाँ पे काव्य सौंदर्य यानी उसकी विशेषता बतानी है। तो पड़ाव शब्द का भी प्रयोग यहाँ किया गया है। पड़ाव शब्द जो है प्रतीकात्मक है, और यह मृत्यु यानी अंतिम पड़ाव का प्रतीक है। यहाँ पहुंचकर व्यक्ति का जीवन रुक जाता है। 2 पंचर पहिए में प्रतीकार्थ है, ज्योतिविहीन 2 आंखें हैं। माँ की दोनों आंखों की रोशनी जा चुकी है, जैसे तीर्थ यात्रा पे जाती बस के लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही 2 पहिए पंचर हो जाते हैं। तो वैसे ही जो माँ है मृत्यु से पूर्व ही अंधी हो जाती है। कवि ने फूटी आंखों के लिए पंचर पहिए का प्रयोग किया, यानी आंखों से दिखाई न देना। दृश्य बिंब की अवतारणा हुई है। पंचर पहिए में अनुप्रास अलंकार है, रूपक अलंकार का भी प्रयोग है, और भाषा यहाँ पर सरल है। अगला है, पिता की आंखें लो सहाय की ठंडी शलाखें हैं। तो कवि ने पिता की आंखों को लो सहाय की ठंडी शलाखें बताया है। पिता की आंखें यौवन काल में भट्टी की तरह जलती अर्थात तेजस्वी रही होंगी, पर अब बुढ़ापे के कारण ठंडी पड़ गई है। ठंडी आंखें बुझी एवं निस्तेज आंखों का प्रतीक है, और ये पिता के जीवन की निराशा और टूटन को अभिव्यक्त करती है। पंक्ति में प्रतीकात्मकता है और भाषा अत्यंत सरल है। तो छात्रों, इस पाठ के जो प्रश्न उत्तर है वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। आशा करती हूँ आपको प्रश्न उत्तर भी अच्छे से समझ आए होंगे, कविता भी आप समझ चुके होंगे, और किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।